अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे, जिसमें आज हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट बुक के पेज नंबर 78 के ऊपर गिवन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.4 है एक्सरसाइज का ये, तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी इसका जो आंसर है वो बुक के ऊपर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 72 के ऊपर ये टॉपिक 3.10 गिवन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। बेसिकली पिछला जो लेक्चर है वो आपके लिए समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने मोमेंटम के बारे में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम बेसिकली मैस एंड वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P=mv। ये मोमेंटम का फार्मूला है। और अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना है तो कि मोमेंटम क्या चीज़ है, तो मोमेंटम का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मोशन कर सकता है, उस ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। तो जितनी उसकी हरकत होगी, जितनी मोशन होगी, उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। ठीक है। और इसके अलावा मोमेंटम जो है वो मैस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। आगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं क्या है ये लॉ। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद, टकराव के बाद का जो मोमेंटम होगा वो, और कोलिजन से पहले का मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है जो, ये दोनों की वैल्यूज़ होंगी आपस में इक्वल, बराबर होंगी। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको आगे एक हेडिंग बनानी है आपने सेपरेटली, इसके अंदर ही ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि अलग थलग सिस्टम, उर्दू में लिखा होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नाउन एज सिस्टम। तो जो सिस्टम होता है बेसिकली वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनकी कलेक्शन को कहते हैं ये एक सिस्टम है। ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हों, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स का आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना अप्लाई हो रही हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना अप्लाई हो रही हो, ठीक है, बस उसके अंदर जो चीज़ें हैं बस वही वकू पज़ीर हों, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस पे कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल ना करे। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, वैक्यूम थर्मस ETC। तो ये आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जिसमें आप चाय या कॉफ़ी वगैरह डाल देते हैं, जो गर्म रहती है। तो वो बेसिकली गर्म क्यों रहती है, इसी वजह से क्योंकि उसमें बाहर से कोई हवा दाखिल नहीं हो पाती। तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है कि बैरूनी तौर पे कोई चीज़ अंदर एंटर नहीं हो पाती या कोई एक्सटर्नल फोर्स अंदर नहीं जा पाती। ठीक है। आगे आपने इसकी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स of masses m1 and m2. Suppose that the balls are moving with velocities v1 and v2 along a straight line in same direction. बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं। ठीक है। दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मैस है m1 और एक बॉल का मैस है m2। m1 जो है वो बड़ी बॉल है और m2 जो है वो m1 से छोटी बॉल है, यानी इसका मैस कम है और इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होगा कि सपोज़ दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। कोलिजन से पहले ये दोनों बॉल्स वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही हैं। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में। कोलिजन ऑफ बॉल्स व्हेन v1 ग्रेटर दैन v2। अब जब बॉल्स का टकराव होगा जब वेलोसिटी v1 बड़ी हो जाएगी v2 से, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बॉल्स किसी वेलोसिटी से चल रही हैं, तो अगर m1 बॉल ने m2 बॉल को हिट करना है, फ़िलहाल इनकी वेलोसिटी आप इमेजिन करें सेम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि m1 बॉल m2 बॉल को हिट कर जाए। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा तब होगा जब m1 की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी और m2 को जाके हिट कर जाएगी। तो इसलिए m1 की वेलोसिटी v1 उसको ज़्यादा होना चाहिए इसकी वेलोसिटी से, फिर ये इसको हिट कर पाएगी, कोलाइड कर सकेगी, इससे टकराव करेगी। ठीक है। इसीलिए हमने पहला केस बनाया कि v1 बड़ा होगा v2 से। तो फिर क्या होगा, इफ़ v1 ग्रेटर दैन v2 द बॉल्स विल कोलाइड, बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी। इफ़ देयर वेलोसिटीज़ बिकम v1 डैश या v1 प्राइम एंड v2 डैश आफ्टर कोलिजन, दैन तो टकराने के बाद जो इन्होंने नई वेलोसिटीज़ हासिल कर ली v1 प्राइम और v2 प्राइम, यानी कि
टकराने से पहले वेलोसिटीज़ थी v1 और v2, और टकराने के बाद जो वेलोसिटीज़ बन गई m1 की वेलोसिटी बन गई v1 डैश और m2 की वेलोसिटी बन जाएगी v2 डैश। ठीक है, तो फिर क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या होगा। अब ये 3 डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली जो डायग्राम है ये कोलिजन से पहले है, जब बॉल्स मूव कर रही हैं v1 और v2 वेलोसिटी से टकराव से पहले। ये वाली डायग्राम क्या है, एट कोलिजन, जब टकराव हो गया इनका आपस में। ठीक है, जब इन दोनों ने एक दूसरे पे ऑपोजिट फोर्स अप्लाई की। फिर ये वाली डायग्राम क्या है, ये आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का सिनेरियो ये बना हुआ है कि वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी v1 डैश और v2 डैश में। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स, 3 केसेस आपने अपने जहन में रखने हैं। तो तीनों सिस्टम्स का मोमेंटम होगा। पहले हमने यहाँ पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम देखना है, और अगर इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा तो फिर वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन का अगर मोमेंटम निकालना है तो आप ज़रा नोट करें, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है m1 और एक है m2। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका जो मोमेंटम है वो m1 v1 नहीं बन जाएगा। ये वाली जो बॉल है इसका मोमेंटम हो जाएगा p = mv, ये तो मोमेंटम का जनरल फार्मूला है। तो इसका मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो ये इसका मोमेंटम बन जाएगा। और ये जो बॉल है m2, इसका मोमेंटम क्या बन जाएगा, इसका मोमेंटम बन जाएगा p = m2v2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v2 है और मैस m2 है, तो इसका मोमेंटम ये बन जाएगा जिसे p2 कह देंगे। और अगर इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम मुझे चाहिए तो मैं इन दोनों के मोमेंटम्स को प्लस कर दूंगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन आ गया। इसी तरह टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन आपने फाइंड करना है। इस वाले केस में इसका मोमेंटम आएगा m1 v1 डैश, इसका आएगा m2 v2 डैश। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। जो आपने स्टार्टिंग में अभी स्टेटमेंट पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उसमें लिखा हुआ था कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर हमने यही लिख दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। आप इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये बिफोर की है और ये आफ्टर कोलिजन की है। तो अगले पेज पर यही किया कि इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इसमें बेसिकली कर दिया पुट, और हमारा आंसर आ जाएगा ये m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज़ इक्वल टू m1 v1 प्राइम इज़ इक्वल टू प्लस m2 v2 प्राइम। तो ये जो फार्मूला बनाने हैं हमारे पास, ये आ गया बिफोर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल होता है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के। तो ये जो फार्मूला है इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आगे दूसरा केस हमने एक डिस्कस करना है इसी के अंदर, इसी लॉन्ग क्वेश्चन में। वो है कि कोलिजन ऑफ बॉल्स व्हेन m1 इज़ इक्वल टू m2। अगर बॉल्स का टकराव हो लेकिन जो बॉल्स हैं उनके मैसेज सेम हो, यानी कि अब ऐसा ना हो कि m1 बॉल बड़ी है और m2 बॉल छोटी है, ऐसे नहीं है। अब दोनों का साइज़ सेम है, दोनों के मैसेज सेम है। और एक और चीज़ है कि ये जो m2 बॉल है, जो दूसरी बॉल है, ये रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, ये चल नहीं रही, इसकी कोई वेलोसिटी या स्पीड नहीं है क्योंकि ये रेस्ट में है। जबकि ये जो पहली बॉल है ये v1 वेलोसिटी से चलती जा रही है, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 0 हो जाएगी एट रेस्ट में। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ v2 0 के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पे भी 3 ही केसेस होंगे, ये बिफोर कोलिजन होगा, ये एट कोलिजन होगा और ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, लेट अस कंसीडर द कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स सेम बॉल्स। ठीक है, सेम बॉल्स का मतलब है कि इनके मैसेज सेम है, इनके साइज सेम है। इन विच सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, दूसरी बॉल रेस्ट में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। व्हेन देयर इज़ अ कोलिजन ऑफ दीज बॉल्स, जब ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। द बॉल्स एट रेस्ट गेन मोमेंटम एंड स्टार्ट्स मूविंग, वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल्स स्लो डाउन। आफ्टर अ टाइम द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट एंड अदर बॉल स्टार्ट मूविंग with same speed. Total momentum of system after collision is equal to total momentum of system before collision. तो बेसिकली अब ये लिखा क्या हुआ है इसको समझते हैं कि हमारे पास पहले क्या था, कोलिजन से पहले जो ये ए बॉल है इसको ए कह देते हैं और इसको कह देते हैं बी बॉल। ये जो ए बॉल है ये बी बॉल से टकराएगी, लेकिन कोलिजन से पहले, टकराव से पहले ए बॉल की वेलोसिटी v1 है, ये इससे चल रही है, मूव कर रही है, जबकि बी जो बॉल है वो रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस बॉल ने जब इस बॉल से टकराना है तो फिर क्या होगा, जैसे आप लोग ये देखें मेरे पास ये अगर 2 रबड़ हैं,
ये आप इमेजिन करें कि ये बॉल्स ही हैं, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, ठीक है। अगर इन दोनों ने आपस में टकराना है तो हमें पता है ये वाली जो बी बॉल है ये तो रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, जबकि ये वाली ए बॉल इसकी तरफ आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये जब मूव करती हुई आगे की तरफ आएगी v1 वेलोसिटी से, इससे टकराएगी, तो क्या होगा, ये अपनी स्पीड इसको दे देगी और ये इस स्पीड से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी और ये रुक जाएगी यहाँ पर, यानी कि इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, दोबारा से देख लें कि अगर ये वाली बॉल रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है और ये बॉल एक स्पीड से इसकी तरफ बढ़ रही है, ये एक स्पीड से इसकी तरफ बढ़ रही है, जब इससे ये टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगी और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। और यानी कि इसने अपना मोमेंटम इसे ट्रांसफ़र कर दिया, इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एक बॉल से दूसरी बॉल में मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 प्राइम 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अब रुक गई और इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी बी बॉल को, तो बी बॉल जो है वो इसकी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी जो इसकी पहले स्टार्टिंग में थी, ठीक है। तो ये v2 प्राइम हो जाएगी। आगे आपने वही फार्मूला लिख देना स्टेटमेंट की मदद से कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आगे लास्ट पे हमने इसकी एप्लीकेशन लिख देनी है या इसके यूजेस लिख देने हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is applicable not only to macro objects but also for micro objects like atoms and molecules। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये सिर्फ बॉल्स वगैरह में या जिनके मैसेज काफ़ी ज़्यादा हों, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ ये अप्लाई नहीं हो सकता बल्कि ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकता है, यानी कि जो बहुत छोटे होते हैं जो हमें आसानी से नज़र नहीं आते, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वहाँ पर भी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।